नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा प्राइम टाइम का लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यह विषय हिजाब का है। वैसे तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई थी, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूं ईरान की राजधानी तेहरान, क्योंकि इन दिनों संग्राम वहां पे छिड़ा हुआ है। वहां महिलाएं आजादी की मांग कर रही हैं, लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि आखिर उन्हें किस चीज से आजादी चाहिए। क्या किसी ने सोचा था कि इस्लामिक राष्ट्र ईरान में हिजाब के खिलाफ क्रांति हो जाएगी? 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब ना पहनने पर ईरान पुलिस ने इतना मारा कि उसकी जान चली गई। इसके बाद वहां जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया, हिजाब जलाए जाने लगे, महिलाएं बाल काटकर विरोध जता रही हैं। इस खबर का भारत के साथ सीधा सरोकार है, क्योंकि जहां एक और ईरान में महिलाएं हिजाब की खिलाफत कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, तो दूसरी ओर भारत में हिजाब को इस्लाम का अभिन्न अंग साबित करने की पुरजोर कोशिश हो रही है बीते कुछ महीनों से। ईरान में हिजाब को गुलामी का प्रतीक माना जा रहा है, तो भारत में सो कॉल्ड लिबरल्स हिजाब को धार्मिक आजादी बताते हैं। भारत में कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज याचिकाकर्ता के वकील ने हिजाब के पक्ष में अजीबोगरीब दलील दी। वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि जहां एक और इराक और सीरिया में आए दिन आत्मघाती हमले हो रहे हैं, वहीं भारत में सिर्फ एक हमला हुआ है। इससे साबित होता है कि अल्पसंख्यकों का भारत में अटूट भरोसा है। अब जरा सोचिए, हिजाब की सुनवाई के दौरान इस आतंकवादी कारनामे की दलील का क्या मायने हैं। सवाल है कि एक इस्लामिक राष्ट्र में जिस तरह से हिजाब का विरोध हो रहा है, उससे हम कोई सबक लेंगे। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। मैं इसको बहस नहीं बोलूंगा, चर्चा बोलूंगा। कट्टरपंथ के खिलाफ हिजाब क्रांति। सोचिए, जो दूर ईरान में हो रहा है उसका सरोकार भारत से कैसे है। आज का यह कार्यक्रम वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप अपनी आंख खोल के और कान खोल के इस कार्यक्रम को जरूर देखें और सुने। इस्लामिक देश ईरान में हिजाब के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिजाब जलाए जा रहे हैं। राजधानी तेहरान में आजादी के नारे लग रहे हैं। महिलाएं अपने बाल काटकर विरोध जता रही हैं। दरअसल हिजाब न पहनने के आरोप में 22 साल की मसहा अमीनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस कस्टडी में मसहा अमीनी को बुरी तरह पीटा गया। मसहा की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ। وقتی اصلا این خبر دیدم صدام داشت میلرزید وقتی صحبت می‌کردم، چون یکی دو بار واسه خودم هم این اتفاق افتاده بود و داشتم فکر می‌کردم اگر این اتفاق برای من میافتاد مادر و پدر من چه حسی. ضرب و شتمی تا کنون از دستگاه‌های نظارت به ما گزارش نشده. ما چون روی مسئله حساس بودیم که ببینیم اتفاق افتاد هیچ. इससे पहले भारत में हिजाब को लेकर काफी हंगामा हो चुका है। कर्नाटक से शुरू हुए विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक लगाई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। लेकिन कोर्ट से कोई फैसला आता, इससे पहले ही एक तबका पूरे समाज को भड़काने और उकसाने में लग गया था। बच्ची बड़ी होने लगे, जवान होने लगे, तो उसको हिजाब में रहना चाहिए। इसलिए हिजाब ज़रूरी है कि बच्ची भी अपने कंट्रोल में रहे और हालात भी न बिगड़े। और एक दिन याद रखना, तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। इस्लामिक देश ईरान में महिलाओं का सड़क पर उतरना और आजादी के नारे लगाना, क्या अब भी समझना मुश्किल है कि ये महिलाएं अब कुप्रथाओं को सहन नहीं करना चाहती? सवाल यह है कि क्या जो ईरान में हुआ
वैसी जागरूकता भारत में आ पाएगी? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। कट्टरपंथ के खिलाफ हिजाब क्रांति। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हिजाब के खिलाफ क्रांति का भारतीय विश्लेषण, यानी देसी विश्लेषण आज जरूर देखिए। ईरान इस्लामिक देश में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन। हिजाब को महिलाओं का अधिकार बताया जाता है। इस देश में कई कॉलमिस्ट हैं, कई एक लिबरल गैंग है जो कहता है ये महिलाओं का अधिकार है। ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। लिबरल गैंग मुस्लिमों को भड़काता है और उकसाता है। मौलाना मैं समझता हूं, लेकिन लिबरल तबका इस देश का, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा, चाहता है कि महिला हिजाब में रहे। यह चिंता की बात है। वो कहते हैं कि इससे इनटॉलरेंस बढ़ता है देश का। सोचिए, ईरान एक इस्लामिक राष्ट्र जहां महिलाएं अपने प्रदर्शन कर रही हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। जान पर खेलकर हिजाब के खिलाफ सरकार का विरोध ईरान में हो रहा है। हिजाब के बिना लड़कियों की पढ़ाई छुड़वाई जा रही है इस देश के अंदर। यह सोचिए क्या हुआ है। मैं बढ़ता हूं, लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हिजाब को गुलामी का प्रतीक बताया जा रहा है, धार्मिक आजादी का प्रतीक बनाने की कोशिश है भारत के अंदर। डिफरेंस देखिए, हम लगातार इस बात को कहते थे, आज ईरान में हो रहा है और भारत में क्या होता था आप खुद सोच सकते हैं। इसके अपने तरीके के मायने हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, उसके बाद मैं बड़े सवाल पे आऊंगा। एससी के में सुनवाई के दौरान आत्मघाती हमलों का जिक्र हुआ। याचिकाकर्ता के वकील ने दुष्यंत दवे ने खाड़ी देशों का जिक्र किया। इराक, सीरिया में अब तक 10,000 से ज्यादा आतंकी हमले, आत्मघाती हमले हो चुके हैं। भारत में एक भी आत्मघाती हमला नहीं हुआ। यानी अल्पसंख्यकों को देश पर भरोसा। इसका मतलब क्या था? हिजाब की सुनवाई के दौरान सीरिया का, इराक का मतलब क्या था? आत्मघाती हमलों का मतलब क्या था? क्या ये एक तरह से एक सवाल खड़ा करा गया? बड़ा सवाल यह है कि ईरान में हिजाब के खिलाफ क्रांति से दुनिया को क्या इस पूरे विषय पर प्रेरणा मिलेगी? यह बड़ी बात है। मेरे साथ आज कई स्कॉलर्स जुड़ रहे हैं और ऐसा कम मौका आता है कि इतने सारे स्कॉलर्स एक साथ जुड़े, तो आज का कार्यक्रम वाकई ऐतिहासिक है और महत्वपूर्ण भी है। मेरे साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं और लेखक हैं। मेरे साथ तारिक फतेह इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रिजवान अहमद है, उनका अभिनंदन है, मुस्लिम स्कॉलर है, पेशे से वकील हैं। मेरे साथ साइदा फलक है, नेता MIM की, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुबूही खान है, संयोजक राष्ट्रीय जागरण मंच की, पेशे से सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई हैं, उनका अभिनंदन है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेरा निवेदन है एक एक करके सबके अपनी बातें रखें और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तारिक फतेह, जो ईरान में हुआ है उसके मायने क्या है? मेरा सीधा सवाल है और 50 सेकंड में मैं आपसे जवाब चाहूंगा इसका, क्योंकि भारत के अंदर जिस चीज को लिबरल तबका मान रहा था कि यह तो धार्मिक आजादी होनी चाहिए, उसको रूढ़िवादी सोच ईरान की महिलाएं मान रही हैं। और मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, अपनी जान की बाजी लगा के प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर। 20 साल की कैद हो सकती है। और जो मेरी बहनों ने हिम्मत दिखाई है ईरान के अंदर, सलाम करता हूं उसे। और ईरान के अंदर हमेशा ये हिम्मत रही है वहाँ के लोगों की कि वो शाह के अगेंस्ट भी खड़े हुए और इस खुमैनी की रिजीम के अगेंस्ट भी खड़े हुए। लेकिन एक बात जो रह गई कि वो बच्ची जिसको मारा गया वो कुर्दिस्तान की थी। और ये डबल जेपर्डी जिसे आप कहें ना, कि एक तो वो ईरान के अंदर कुर्दों के साथ जो ज्यादती होती है वो तो है ही है, क्योंकि ज़्यादातर कुर्द जो हैं वो सुन्नी मुसलमान होते हैं, तो उनके साथ एक अजब जुल्म खैर तुर्की भी करता है। लेकिन वहाँ औरतों ने खुल के जब अपने हिजाब जलाए हैं, बाल काटे हैं, साथ में सियासी नारे लगाए हैं अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन है? रईसी साहब हैं, जिनके हाथ डूबे हुए हैं खूनों में, जिनका ताल्लुक रहा है स्लॉटर और लोगों को खड़ा करके 5-6 हजार आदमियों को मारा था इन्होंने जब आयतुल्लाह खुमैनी साहब को वेस्ट ने भेजा था। बाय द वे जी पूरे इस्लाम के शरिया के अंदर जो मौलवियों ने बनाई वो अलग बात है, सर ढांपने का कोई हुक्म नहीं है। कुरान के अंदर स्ट्रेट लफ्जों में कहा अपने सीनों को ढांपो,
क्योंकि कस्टम अरेबिया में ये था कि औरतें जाते वक्त, मर्द जब जाते जंग पे तो वो अपने सीना दिखा के नाचती थीं। उस पे हुक्म हुआ कि अपने सीनों को ढांपो, जिसका तर्जुमा हुआ कि अपनी शर्मगाहों को ढांको। और फिर मौलवियों के हाथ लग गया हिजाब, ये भी तेल आने के बाद। उससे पहले you made your point. तारिक फतेह साहब, you made your point. मैं इस पूरी चर्चा के अंदर रुक करना चाहता हूं साहिदा फलक का, नेता AIMM की हैं। साहिदा फलक जी, आप ईरान की इन महिलाओं के साथ ही खड़ी होंगी, क्योंकि ये तो रूढ़िवादी सोच से आजादी चाह रही है। यू आर विद देम इस लड़ाई में? अमीश जी, हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे मसाइल है। मैं समझती हूँ उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। मैं ये ज़रूरी नहीं समझती कि ईरान में क्या हो रहा है या दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम उसके बारे में डिस्कस करें। और उनका अपना खुद का लॉ है और हमारी कंट्री का अलग लॉ है, अलग रूल्स है। तो मैं नहीं समझती कि हमारी कंट्री और उनकी कंट्री को कंपेयर किया जाना चाहिए या हम उनके बारे में डिस्कस करें। हमारी कंट्री में क्या हो रहा है हम उनके उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। ठीक है, चलो, वहाँ पे जो उस लड़की को मारा गया वो बहुत गलत है, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो लड़कियों पे भी जबरदस्ती की जा रही है, उनका हिजाब निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ तो नहीं, मेरा सवाल ये है, ईरान में जो महिलाएं विरोध करके प्रदर्शन कर रही हैं, आप उसके पक्ष में है या आप उसके खिलाफ में है? तारिक फतेह ने स्वागत किया, आप स्वागत कर रही हैं या आप खिलाफ में हैं? वहां पे अमीश जी, मैं बोल तो रही हूँ, हमें वो ज्यादा जरूरी नहीं है ईरान में क्या हो रहा है डिस्कस करना। यहाँ पे हमारी लड़कियों का ज्यादा जरूरी नहीं है, तो मुझे बताइए, इतना अगर गैर जरूरी है तो आप कार्यक्रम में भी है। एक बात बताइए ना साहिदा फलक जी, जो सुप्रीम कोर्ट, साहिदा फलक, सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश में हिजाब के मामले में सुनवाई चल रही है। आप कह रही है हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे देश के अंदर 1 महीना हिजाब के अलावा कोई चर्चा नहीं हुई। आप भी उसकी चर्चा कर रही थी, आप भी कार्यक्रम में आ रही थी, आप कह रही थी कि लड़कियों को अपना हक मिलना चाहिए। ईरान के अंदर लड़कियों को अपना हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरा 2 टूक सवाल है, आप इतना डरी क्यों हुई है जवाब आपको देने के लिए? आंसर इट। आप तो स्पष्ट बोलती है मैडम। अमीश जी, मैं बोल तो रही हूँ, वो जो लड़की को मारा गया वो बहुत गलत है, लेकिन हमारे कंट्री में हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कंट्री में तो हिजाब का समर्थन करने के लिए आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या वहां नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, ईरान के अंदर क्या फ्रीडम ऑफ इस्लाम नहीं है? वहां पर हिजाब के विरोध क्यों कर रही है महिलाएं? सड़कों पे क्यों उतर आई है? जवाब क्या है इसका? मैं तो बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। उनको करने दीजिए ना, उनको करने दीजिए, उनको जो करना है, उनकी कंट्री में जो हो रहा है वो डिस्कस करना ज्यादा जरूरी नहीं समझती मैं। आपकी राय क्या है? मैं बोल तो रही हूँ, जो लड़की को मारा गया वो बहुत गलत है, और बाकी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहनना चाहते हैं, नहीं पहनना चाहते, उनकी मर्जी है, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। नहीं, उनको अपने हाल पे छोड़ दो। मैं पूछ रहा हूँ कि जो लड़कियां बाल काट रही हैं, जो विरोध कर रही हैं, आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? ये सिंपल सा सवाल है, जवाब दे दीजिए। अरे भाई, देखिए, वो अगर वो नहीं, जो हिजाब जला रही है उनके साथ हैं आप? उनकी मर्जी, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। मैं बोल तो रही हूँ, जो लड़की 22 साल की लड़की को मारा गया वो गलत है। अब बाकी वहां पे वो पहनना चाहते हैं, नहीं पहनना चाहते, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब उनकी कंट्री के इंटरनल मैटर्स है भाई। मतलब यहाँ पर इस्लामिक मामला नहीं है, ये कंट्री का मामला है। तो जब अपनी कंट्री का मामला था, आप इसको इस्लामिक मामला बना रही थी। ओके, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। ओके, सुबुई खान, साहिदा फलक, ठीक है, ओके, ये कंट्री का मामला है, इस्लामिक मामला है, और आप इन लड़कियों के साथ हैं जो हिजाब का विरोध कर रही हैं, या फिर आप भी कह रही हैं ये देश के बाहर का मामला है? क्या बोलना है इसके ऊपर, सुबुई खान? लगता है आवाज नहीं जा पा रही। रिजवान अहमद इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा करें। रिजवान अहमद जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बात नोट कर रहा था, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो वो भी नोट कर ले, बीच में ना बोले, बीच में बोलेगा तो उसी लहजे में जवाब दूंगा। जी हाँ, अभी बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली अमीश भाई, या यूं कहूं बड़ी दोगली बात सुनने को मिली कि भाई वो तो ईरान का मैटर है, हम क्या जाने, वो उनका कानून है, हमारे देश की, हम अपने देश की बात करेंगे। अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा। अमीश भाई, 3 हफ्ते पहले मैं एक डिबेट में था, चैनल का नाम क्या बताऊं, वहां पर फलक बहन भी थी, जब राजा का मैटर चल रहा था, जब उसने गलत बयान दिया था हैदराबाद का, तो फलक बहन ने यह बोला कि कैसे नहीं प्रोटेस्ट होगा, अभी पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होगा,
पूरी दुनिया इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, मुस्लिम मुल्क प्रोटेस्ट करेंगे 3 हफ्ते पहले। तो भाई उस दिन तो आपने पूरे मुल्क से के मुसलमानों से रिश्तेदारी कर ली थी। उस दिन तो सारे 55 मुल्क एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। पहली बात तो मैं इनको काबिल, ठीक है, इनके बोलने के बाद में अब आप फिर बीच में बोल रही हैं अमीश, फिर मैं काउंटर मारूंगा तो आप कहेंगे रिजवान तुम बोलते हो। अच्छा, आप ये क्यों बोली ना, वो बीच में बोल रही है ना, आप बीच में बोला, आप अपनी बात को रखो 40 सेकंड में। अमीश जी अमीश जी पहली बात तो मैं रिजवान अहमद तो जैसे इंसान को काबिल नहीं समझती कि मैं उनके तो साथ डिबेट करूं। अरे भाई मुझे यार अमीश भाई अगर इस तरह डिबेट कराना है तो बदतमीजी करूंगा, जवाब दे देती हूं। फिर बदतमीजी करता हूं तो आप कहते हैं रिजवान यार रहम खाओ। अच्छा, मेरा के बाद में बोलूंगी जी, एक एक करके दोनों जवाब हाँ, चुप रहो ना। अब फलक जी तो मेरा निवेदन मानिए ना, पर तो रिजवान आप अपनी बात कर ली थी, लेकिन आज पासा उल्टा पड़ गया। तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान अलग हो गया। अमीश भाई, म्यांमार में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं वो भी उनका इंटरनल मैटर है ना, फिर रोहिंग्याओं से रिश्तेदारी क्यों करते हो? रोहिंग्याओं से रिश्तेदारी करना बंद कर दो। उन्हें कहा उनको गोद ले रखा है, गोद में बिठाते हो, ये भी बंद कर दो। तो गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, इंसान बनो, कम से कम इंसान, पहली बात। दूसरी बात जी, 30 सेकंड और रिजवान। अमीश भाई 1970 जी तो 1979 के बाद, तारिक भाई को ये बात फैक्ट पता होगा, उससे पहले जब हम बड़े छोटे थे, वेस्टर्न यूपी का हूं, तो हिजाबन और बुर्खा पहनने वाली औरत इतनी एक्सेप्शनल मानी जाती थी कि ये चीज डिस्क्रिप्शन में आती थी कि अरे वो बुर्खे वाली याद करो, या वो हिजाब पहनती हैं वो औरत। इतना कम हिजाब था 1979 में, मैं होऊंगा 10 साल का और वेस्टर्न यूपी का मैं हूं, इतना रेयर था, पहनती थी 100 में से एक। 79 से 89 के बीच में आते आते ये सारी हिजाबनें पैदा हुई हैं, और 89 के बाद 89 तक ये जबरदस्ती पैदा करी गई, पर उसके बाद रिवायत बन गई। जो फलक जिस जनरेशन की है, ये उस जनरेशन की नहीं है फलक बहन, ये उस जनरेशन की है जहां पर हिजाब को रिवायत बना दिया गया। और आज की तारीख में अगर मुसलमान लड़की कहीं बाहर घूमने जाती है, ये सिर्फ उसका आइडेंटिटी बन के रह गया है, आइडेंटिटी। ठीक है, हिजाब अमीश भाई एक हाँ जी आपने ओके। फलक, आप इसका जवाब दे दे 40 सेकंड के अंदर, अपने वक्त के अंदर। और मेरा सिंपल सवाल है कि आप इनके खिलाफ हैं जो ईरान में महिलाएं कर रही हैं, जो हिजाब को जला रही हैं। अमीश जी मैं रिजवान अहमद का जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, हिजाब हमारे मजहब में कंपलसरी है और हर औरत को, लड़की को पहनना चाहिए, और अगर वो नहीं पहनती है, एक सेकंड, अगर वो नहीं पहनती है तो वो उसका जवाब खुदा को खुद देगी, वो अपने अल्लाह को उसका जवाब खुद देगी। मुस्लिम महिलाएं नहीं है, वो उसका चॉइस है कि वो पहनती है या नहीं पहनती है। लेकिन जब सरकार की नबी की बात आती है, सरकार और नबी की शान के लिए झूठ बोल रही हैं आप, और इस्लाम के बारे में झूठ बोल रही हैं आप। मेरी बात खत्म होने नहीं दी अमीश जी आपने मेरी बात खत्म होने नहीं दी। ठीक है, आप अपनी बात को खत्म करिए। एक सेकंड अमीश जी, आपने मेरी बात खत्म बिल्कुल आपको वक्त मिलेगा। एक सेकंड, आप कह रहे हैं इस्लाम का ये हिस्सा है, तो वो जी नहीं है, हाँ हिस्सा है, जरूरी है। वो औरत अपना खुद जवाब खुदा को खुद देगी, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, फॉलो करे ना करे, अगर वो नहीं करेगी तो वो अपना जवाब खुद देगी। जब नबी की बात आती है तो वो नबी की शान के लिए सारी दुनिया के मुसलमान कुर्बान है, तो वो हम कोई दूसरे देशों के मुसलमान को, क्योंकि हमारे नबी सारे दुनिया के मुसलमानों के नबी है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते। और ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए, तारिक फतेह से जवाब सुन लीजिए, तारिक फतेह से जवाब सुन लीजिए 40 सेकंड का। देन सुबुई खान एंड मौलाना साजिद रशीदी। ओके, ये झूठ, तारिक साहब, ये झूठ मुसलमान औरतों को प्रिजनर बनाने का ये औरतें खुद कर रही हैं। ये उसकी निशानदेही कर रही हैं कि मर्द ने क्या कहा कि मेरी 4 बीवियों और मेरी बेतहाशा लौंडियों, तुमको ये करना तो कोई और मर्द ना देख ले। कुरान में क्लियर लफ्ज लिखा है
औरतों Language को सही use अल्लाह करिए। ताला ने कहा आप वो झूठ मत बोलें आगे कि अपने सीनों को ढांपो, ये लिखा हुआ, इनसे मुंह से सीना लफ्ज नहीं निकलता तो इन्होंने झूठ बोल के उसको सर कह दिया। इस कदर झूठ जो कुरान इंसान अपने मुल्क का नहीं हो सका वो हमें सिखाएगा मजहब के बारे में। अरे जो आप इंसान खुद अपने इस- मुल्क का नहीं हो सका वो हमें अपने मजहब के बारे में सिखाएगा। आप तुम मानते हैं होते उसको? कौन हो? आउटसाइडर। ओके भाई, बता रहा हूं आपको। आउटसाइडर। तुम क्या सिखाओगे हमें हमारे राइट्स या हमारा मजहब? चलिए, खुद अगर अपने ये मुल्क के आउटसाइडर नहीं लग हो रहे हैं तो सके। इनसाइडर रिजवान की बात का जवाब दे दीजिए आप। इनसाइडर सुबुई खान की जवाब का तारिक फतेह आउटसाइडर हैं। आउटसाइडर हमें पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए, लेकिन आप जी आउटसाइडर हमें पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए, लेकिन हवाला वहीं का दिया जाएगा। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके सुबुई खान 40 सेकंड। सुबुई खान। जी 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 अमीश, एक बार मैंने न्यूज 18 की ही डिबेट पर एक कहावत बोली थी कि किसी को इतना भी मत डराइए कि उसका डर निकल जाए। यही अब मुसलमान समाज के बच्चों के साथ हो रहा है। आपने इस्लाम का नाम ले लेकर उसका इतना शोषण कर दिया, आपने अपनी सत्ता चलाने के लिए उसका जीना इतना मुहाल कर दिया कि अब वो सड़कों पे उतर आया है। उसको उतर आना ही था। 2006 की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट थी जो ईरानियन प्रेसिडेंट ऑफिस का एक पार्ट है। उसकी रिपोर्ट थी 34% ईरानियन नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर सरकार की जोर जबरदस्ती हो कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुनी। महासा अमीनी हमारे सामने अब आई हैं जिनको मार दिया गया मॉरल पुलिसिंग के द्वारा। ऐसे ही निदा आगा सुल्तान को मार दिया गया था। ऐसे बहुत सारी महिलाओं के नाम है जो हिजाब के लिए प्रोटेस्ट करने में अपनी जान गंवा चुकी है, मर्डर तक किया जा चुका है। और औरतें ही क्यों, नावेद अफकारी एक नाम के एक रेसलर थे जिन्होंने अयतुल्लाह खुमैनी के कट्टर रजीम के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनको भी मर्डर कर दिया गया था। तो देखिए ये जो हो रहा है वो तो होना ही है। और सैयदा फलक को मैं ये बताना चाहती हूं कि वो कहती है ना कि नहीं ईरान का हमसे क्या मतलब है, हमसे क्या मतलब है, ये भी मैं कुछ सेकंड में बताना चाहती हूं अमीश। ये इस्लामिक स्टेट रातों रात नहीं बन जाते हैं। मुसलमानों को पहले बोला जाता है कि आप अलग हैं, आपका खाना पीना अलग है, आपकी भाषा अलग है, आपकी शिक्षा अलग है, कानून अलग है, न्याय प्रणाली अलग है। आप पहले उन लड़कियों की अमीश, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, जिनको पढ़ने मेरा गला ठीक नहीं है अमीश। अमीश मेरा गला ठीक नहीं है, मुझे प्लीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूँ, कुछ सेकंड्स दे दीजिए, मेरा गला ठीक नहीं है, बीच में ना बोले। इस्लामिक स्टेट ईरान जैसी, अफगानिस्तान जैसी या सीरिया जैसी या पाकिस्तान जैसी रातों रात नहीं बन जाती हैं। पहले मुसलमान को उसके देश से तोड़ा जाता है, उसकी भाषा, खान पान, उसकी शिक्षा, उसकी न्याय प्रणाली, उसकी कानून व्यवस्था सब अलग है। तब उसके दिमाग में विक्टिम कार्ड डाला जाता है कि बेटा डरो। कुछ डर जाते हैं और इन नेताओं के पीछे चल देते हैं, कुछ सोचते हैं हमें क्या मतलब। साजिद रशीदी, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो डाउन। ओके साजिद रशीदी, देन जियाई साहब। साजिद रशीदी। देखिए अमीश, एक चीज समझ लीजिए, अगर बहस को बहस बनाकर किया जाता है तो फिर उसका निष्कर्ष नहीं निकलता। अगर हम डिबेट को समझने और समझाने के लिए करें तो शायद उसका कुछ निष्कर्ष निकलता है। जी, यहाँ होता क्या है कि 2 और 2 5 हैं, एक समुदाय तो इस पर अड़ा हुआ है और 2 और 2 4 होते हैं, एक आदमी इसको साबित करने में लगा हुआ है। तो सामने वाला मानता ही नहीं है कि साहब 2 और 2 4 हैं, 2 और 2 5 है, वो तो कहेगा जी 2 और 2 5 होते हैं। मेरा मानना यह है, इस ईरान में इस्लामिक रूल होते हैं, आप वहाँ की तुलना हिंदुस्तान से कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ईरान में इस्लामिक लॉ है, हिंदुस्तान में संविधान चलता है, यहाँ कानून से हुकूमत होती है। अगर आप इस्लामिक लॉ को हिंदुस्तान के कानून से लाकर खड़ा करेंगे तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, मतलब नहीं निकलता। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि नाइंसाफी है। इसलिए ये पेरोकियल माइंडसेट, हिजाब वाला माइंडसेट जो है वो भारत जैसे संविधान प्रधान देश के अंदर जायज नहीं है। यही तो बात समझाई जा रही थी 1 महीने से कि यहाँ पर स्कूल की ड्रेस काम करती है, यहाँ हिजाब थोड़ी काम करेगा, स्कूल के अंदर हिजाब थोड़ी डाल के हो जाएगा। आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। मैं तो सुनना चाह रहा हूँ आपकी बात। मैंने पूरी बात नहीं की, आप बीच में आ गए, गलत बात है ना। आप सबको सुन रहे हैं, मुझे 20 मिनट के बाद आपने टाइम दिया और 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आप मुझे, गलत बात है ना भाई। तो आप बुरी बात हिजाब जलाने को सही कहते हैं। हैं। मुझे कम से कम 1 मिनट तो बोलने दीजिए।
नहीं, मैं यहाँ टॉक शो नहीं खेल रहा हूँ, यहाँ रैपिड फायर नहीं चल रहा है कि ये सही है ये गलत है। आप मुझे बोलने दीजिए, मेरे साथ रैपिड फायर मत खेलिए ना। रैपिड फायर आपके साथ क्यों मेरी बात। खेलेंगे? आप देखिए, तो ऑलरेडी फायर के साथ खेल रहे हैं। हिंदुस्तान आपके साथ रैपिड फायर सुनिए, कैसे सुनिए। खेलेंगे? आप तो ऑलरेडी फायर के साथ खेल रहे हैं। मेरा तो बड़ा स्पष्ट सवाल है, ये जो फायर लगाई जा रही है हिजाब के अंदर ईरान में, सही है गलत है? ये पूछिए ईरान वालों से जाके, मुझसे क्यों पूछ रहे आपकी हैं? राय मैं तो क्या है? हिंदुस्तानी हूँ, दुनिया भर के हर विषय पर तो आप राय रखते हैं। आप कह रहे हैं कि इस पे ईरान मैं के क्यों राय दूं ईरान पर? नहीं, कमाल की बात है। मैं तो ईरान हिजाब पर आपकी, मैं अच्छा, तो ईरान पर हिजाब राय पर नहीं दे आपकी, सकता। हिजाब में मैं तो आप लाखों पाकिस्तान पर डिबेटों राय में नहीं आ दे रहे सकता। थे, मैं तो लाखों बार आप अफगानिस्तान बोल पर राय रहे नहीं दे थे, सकता। इस बार मैं बोल ही क्यों नहीं दूं रहे भाई? आप। वो ऐसा उनका क्या लॉ हो है। गया है? नहीं, आप मुझे बताइए ना। यहाँ अरे मैं अगर आप पाकिस्तान के बारे में देखिए, क्यों बोलूं, यहाँ अगर अफगानिस्तान होता के तो बारे आप में कहते क्यों बीजेपी बोलूं, ने करवा ईरान दिया। के बारे में क्यों बोलूं? मुझसे आप हिंदुस्तान के बारे में पूछिए ना। इस समय की बड़ी खबर है, ईरान में प्रदर्शन अब और तेज हो गए हैं। सोचिए, ईरान में हिजाब क्रांति हो गई है, वहां पर हिजाब जलाए जा रहे हैं और ये प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। हिजाब जलाए जा रहे हैं, औरतें ऑलरेडी अपने बाल काट रही थी, हिजाबों को जलाया जा रहा है। गली मोहल्लों में हिजाबों को जलाया जा रहा है और हिजाब के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। कल भी बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। उम्मीद यह है कि सैकड़ों औरतें सड़क पर उतरेंगी हिजाब को जलाने के लिए। यह अपने आप में अभूतपूर्व है जो ईरान में होने जा रहा है। सोचिए, आज से 1-1.5 महीने पहले देश के अंदर भी हिजाब को लेकर किस तरह से विवाद खड़ा किया गया था और हिजाब को लिबरल माना जा रहा था, धर्मनिरपेक्ष माना जा रहा था, जबकि हिजाब एक कुप्रथा है। हिजाब एक कुप्रथा है, जैसे घूंघट एक कुप्रथा थी, जैसे सती एक कुप्रथा थी, वैसे हिजाब एक कुप्रथा है। मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब का रुख करता हूं। ज़ियाई साहब, ये जो बड़ी खबर आ रही है, हिजाब के विरोध में प्रदर्शन अब और तेज हो गया है, हिजाब क्रांति हो रही है ईरान के अंदर। सोचिए, 1.5 महीना पहले कुछ लोग इस देश में हिजाब को जस्टिफाई कर रहे थे, आज वो शर्मिंदा होने चाहिए आपकी राय में? दे शुड फील अशेम्ड। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी स्कूल से नहीं, बिल्कुल नहीं, और किसी को शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हेलो, क्या मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल सर। मैं बिल्कुल किसी को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हर एक को अपने अपने ज़िंदगी में अपने जीने का इख्तियार है और हर एक को अपने उसूल और ज़ाब्तों के तहत जीना चाहिए और हर एक मजहब के मानने वाले अपने तरीक़ेकार से जीते हैं और कानून की पासदारी करते हुए जीते हैं, तो किसी को शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर आप किसी भी मुल्क के वासी हैं तो आपको उस मुल्क के कानून पर अमल पैरा होना चाहिए और हर एक शख्स को उस पर अमल करना, ये उसकी कानूनी जिम्मेदारी भी बनती है। अगर किसी मुल्क में इस किस्म का कानून है तो आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आपने बिल्कुल सही बात बोली। माजरत के साथ मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। जो हिजाब के विषय के अंदर 1-1.5 महीना पहले कह रहे थे कि हिजाब भारत के संविधान का हिस्सा है, क्या उनको भारत के संविधान को नहीं मानना चाहिए? स्कूल कॉलेज के अंदर जो कहा जाता है वो नहीं मानना चाहिए? हिजाब के विरोध में बच्चियों को पढ़ने न देने जाना गलत था या सही था? गलत ही होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये उसी कानून ने इस बात का इख्तियार दे रखा है, आप बच्चियां हमारी जो पहनना चाहती हैं उसे पहनने दें। ये बच्चियों के ऊपर में जुल्म और ज्यादती ना की जाए, चाहे वो पहनना जो भी चाहती हैं और कानूनी दायरे में जो भी पहनना उसे पसंद है उसे पहनने की आजादी होनी चाहिए। और जिस मुल्क के अंदर में ये हो रहा है वो हमारा मुल्क नहीं है। मैं ये समझता हूं कि वहां के मुल्क के वासियों को इस तरीके से बच्चियों के साथ जोदोकोप करने से भी बचना चाहिए और जिस बच्ची का मर्डर हुआ या जिसे मार दिया गया, जिसकी जुडिशियल तो हिजाब जलाना ठीक है आपको लगता है? ईरान में जो हिजाब जलाया जा रहा है वो सही है? देखिए, नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है और वहां की गवर्नमेंट उस चीज को देखेगी, हमें उस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी राय हमारे क्या मुल्क में है? बहुत सारे इश्यूज हैं, हमें उस पर तवज्जो देना चाहिए। राय क्या है? मेरी राय बहुत स्पष्ट है कि हर मुल्क के कानून का सम्मान होना चाहिए और मैं अपने मुल्क में अपने कानून का सम्मान मैं करता तो हूं। बिल्कुल मान रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, हिजाब जलाना, जिन औरतों को जबरदस्ती हिजाब पे लाया जा रहा है वो हिजाब जला रही है, वो सही कर रही है? इस्लाम जोर जबरदस्ती करना बिल्कुल नहीं सिखाता है, क्योंकि जबर नहीं है इस्लाम के अंदर में, और जो जबरदस्ती करते हैं वो उसका इस्लाम से और किसी चीज से ताल्लुक नहीं होता है। एक जिन देशों में जलाया जा रहा है वहां पे भी तो इस्लाम को मानते हैं, वो तो इस्लामिक देश है जी। करेगी। अरे ईरान तो इस्लामिक देश है, वो नाफिज करेंगे। यही इसी चीज को समझिए अमीश भाई साहब कि वो वहां के कानून और वहां के लॉ के एतबार से वहां के रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, लागू करवाएगी। ठीक और हमारे मुल्क में जिस चीज की आजादी है उसे हमें पूरा करने दीजिए। ठीक है, रिजवान अहमद, देन साजिद रशीदी। रिजवान अहमद। अमीश भाई,
देखिए, जब तक आप मेरा नाम नहीं लेते बोलता नहीं है रिजवान अहमद जी। अभी किसी ने कहा कि कानून भारत का अलग है, बाहर का अलग है। मुझे पता था इस डिबेट में यही नैरेटिव सेट किया जाएगा। मिस्टर रशीदी सेड दिस। और हमें भारत के कानून से चलना है, ना कि अरब के कानून से। तो अमीश भाई, भारत के कानून में अगर कोई सरकारी एजेंसी सर्वे करने आए तो उसका स्वागत भी जूते चप्पल से नहीं किया जाता, पाकिस्तान में किया जाता होगा। तो या तो भैया पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान में अगर रह रहे हो तो जूते चप्पल से स्वागत नहीं कर पाओगे, करोगे तो बुलडोजर चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी फलक बहन ने कहा कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। फलक बहन को यह नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में जो हिजाब के पक्ष में लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि साहब ये कंपलसरी नहीं है, ये मैटर ऑफ चॉइस है। ये बोल चुके हैं, क्योंकि हम नहीं स्टैब्लिश कर सकते ये कंपलसरी है या नहीं है, ये मैटर ऑफ चॉइस है। ये सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के पक्ष वाले वकील 3 दिन पहले बोल चुके हैं। तीसरी बात, जियाई बाई ने फिर वही बात कही जो मुझे पता था, उनकी मैं खैर इज्जत करता हूं कि ये उनका इंटरनल मैटर है। तो आओ कसम खा लें कि पैलेस्टीन और म्यांमार के इंटरनल मैटर में हम नहीं बोलेंगे, आओ कसम खाएं। ठीक है, पहले रशीदी, पहले साजिद रशीदी, देन मिस्टर जियाई। एक मिनट 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड जी जी 10 सेकंड दिए रिजवान अहमद। आखिरी बात, शाहिदा फलक ने एक हल्की सी गुगली फेंकी और यह कहा कि भाई वो तो नबी का मामला था, इस बारे में पूरी दुनिया की बात कर रही थी। तो फलक बहन, म्यांमार में नबी का मामला नहीं है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है। तो अपने नेता से बोलो कि रोहिंग्याओं को अपनी गोद में क्यों बिठा रहे हैं, क्या मतलब रोहिंग्याओं से हमारा। ठीक है साजिद रशीदी योर रिप्लाई, देन साहिदा फलक। ओके, मैं जियाई साहब दोबारा आऊंगा आपके पास। तारिक फतेह, ओके क्या बताइए, सवाल कीजिए। रिजवान अहमद की बात का जवाब। सवाल कीजिए, क्या सवाल? रिजवान अहमद की बात का जवाब। नहीं, रिजवान अहमद की बात का जवाब नहीं दूंगा, आप सवाल कीजिए ना, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। तो एक सवाल तो मेरे जो दिल में है वो मुझे लगता है कि आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। मेरे दिल में एक ही सवाल है कि आपको लगता है कि जैसा ये ज्वालामुखी फट रहा है, 40 साल पहले ईरान में महिलाओं पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो ये जो मौजूदा प्रदर्शन है ये उसका एक बड़ा नतीजा है। क्या आपको लगता नहीं है कि रूढ़िवादी सोच को आपको भी समर्थन नहीं देना चाहिए? जो आपने दिया था वो गलत दिया था, यू शुड टेक इट बैक। देखिए, बात सुनिए, मैं फिर कहता हूं, शायद आपने उस बात को समझी नहीं या जानबूझकर आप उसको दोबारा कहलवाना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, एक है इस्लाम और एक है मुसलमान का अमल, इसको अलग अलग रखिए। जब आप मुसलमान के अमल से इस्लाम को आंकते हैं तो कहीं ना कहीं इस्लाम पर चोट करने की कोशिश करते हैं। मुसलमान शराबी हो सकता है, मुसलमान जिनाकार हो सकता है, मुसलमान चोर हो सकता है, मुसलमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। इस्लाम में जो तो हिजाब इस्लाम में है, आप कह रहे हैं हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, आप कह रहे हैं हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, ये अलग मैटर है। हिजाब इस्लाम का हिस्सा है आप कह रहे हैं। बिल्कुल, शरीयत में पर्दा करने के लिए कहा गया है और ताकीद के साथ कहा गया है। जो लोग नहीं मानना चाहते ना माने। ओके, तारिक फतेह बज रहे हैं वो बजते रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस्लाम पर। तारिक फतेह भोंपू बजते हैं वो बजते रहते हैं। इन्होंने बड़े अभी तो ईरान में महिलाएं भोंपू बजा रही हैं। हाँ, इन्होंने कुरान से हटा के फौरन आगे शरीयत पे। वो MBS ने बड़ी अच्छी बात की थी कि 200 साल बाद आपने कानून लिख दिए, फिर बैकडेटेड एंट्रियां कर दी 100 साल पहले की हदीसें लेके, और वो कानून जो इंसानों ने लिखे, खलीफाओं ने लिखे, बादशाहों ने लिखे, वो चले गए मदरसों में और वो इम्पोज कर दिए गए। यानी कुरान के अंदर इतना क्लियरली लिखा है कि अपने सीनों को ढांप के रखो। इन्होंने उसका मतलब क्या निकाला? पहले तो लफ्ज हिजाब नहीं होता था, 1970s तक कुरान में पढ़ के सुना देता हूं, अगर आपको कुरान का पता नहीं मैं पढ़ के सुना देता हूं। भाई, ना बोले आपको शायद कुरान का पता नहीं है, मैं सुनाता हूं पढ़ के कुरान क्या है।
पर्दे के बारे में कुरान क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको नहीं पता। अरे भाई शैतानी मत करो भाई साहब, आपको नहीं पता, फतेह साहब आपको नहीं पता, आप तो अपनी मर्जी का इस्लाम बताना चाहते हैं लोगों को। आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी से इस्लाम नहीं चलता। इस्लाम तो कुरान है, हदीस है। आपने ब्लैक न इस्लाम मेरी मर्जी से चलता है, न इस्लाम आपकी मर्जी से चलता है। इस्लाम तो कुरान है, इस्लाम तो हदीस है। और कुरान आप नहीं जानते, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मैं सुनाऊँ आपको पर्दे के बारे में कुरान क्या कहा है? एक सेकंड सुनिए, चुप होकर मैं बताता हूँ। साजिद रशीदी शांत, बताता हूँ कुरान क्या कहता है। तारिक फतेह अपनी बात को 30 सेकंड में रख ले, फिर आप विरोध कर लीजिएगा। देखिए साजिद रशीदी शांत, पे अरबी जबान में बात नहीं होगी। हाँ करिए। ये झूठ बहुत हो गया कि मुसलमानों को डरा डरा के मुल्ला, जिनको थपा थपा के 5 साल से अरबी पढ़ाई जाती है मदरसों में, वो आके फिर यहाँ झूठ बोलते हैं और अरबी में कुछ भी बोलते हैं। बोले ये देखिए पाक साहब बात की है, कुरान में क्लियर लिखा है सीना ढांपो, सर ढांपने की बात ही नहीं हुई है। ये इनके नजरों में ये जो खलीफा आए सारे उमैयदों के, जिनकी 200 बीवियां होती थी, लखनऊ के नवाब हो या कहीं के हो, ये उनका मसला था कि कैसे औरतों को बचाया जाए, उनके सर ढांपे जाए, कोई पहचान ना ले। अरे जवाब आप मुझे दीजिए, मैं इनसे गुफ्तगू भी नहीं करने के लिए तैयार हूं। ये हिंदुस्तान के अंदर सुराख। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड जियाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके साजिद रशीदी 30 सेकंड, देन जियाई साहब। मैं 30 सेकंड में जवाब देता हूं, 30 सेकंड मुझे दीजिए जी, 30 सेकंड दीजिए। देखिए कुरान अल्लाह की वो वाहिद किताब है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बहुत सारे मुनाफिकीन कुरान को सुनने में, कुरान को पढ़ने में डरते थे। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुरान को सुनना नहीं चाहते, कुरान को पढ़ना नहीं चाहते, कुरान पर अमल नहीं करना चाहते। नहीं देखिए, ये चर्चा कुरान पे नहीं है, ये चर्चा कुरान पे नहीं है, ये चर्चा है जो ईरान में हो रहा है। इसलिए इसको मैं धार्मिक चर्चा नहीं बनाना चाहता। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, आपका नाम ये चर्चा कुरान पे नहीं है। ये देखिए, ये पॉइंट, मेरा पॉइंट ये है, ये चर्चा को मैं क्यों कर रहा हूँ। इस्लामिक मान्यता मानने वाले देश हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत के अंदर इसको महिलाओं का अधिकार बताया जा रहा है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी परेशानी सिर्फ ये है कि इस पूरे मुद्दे को अगर आप धर्म के नाम पर जोड़ रहे हैं तो वो गलत जोड़ रहे हैं। ये मुद्दा वुमेन एम्पावरमेंट का है। मैं जियाई साहब आपका रुख करना चाहता हूं और फिर रिजवान अहमद आपके पास आता हूं। जियाई साहब एक बात बताइए 40 सेकंड के अंदर, ये वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा है, इसको धर्म के चश्मे के साथ क्यों देखा जा रहा है? आज कोर्ट के अंदर कितनी जबरदस्त बात की गई, शायद किसी का उधर ध्यान गया नहीं गया कि देखिए इस्लामिक मुल्कों में तो कितने सारे अटैक होते हैं आत्मघाती, भारत बचा हुआ है, इसलिए पैरवी लगाई जा रही है कि हिजाब को अनुमति दे दी जाए स्कूल के अंदर, नहीं तो आत्मघाती हमला हो जाएगा। क्या व्हाई दिस धमकी है? अमीर जी मैं आपको बताऊं, वुमेन के प्रोटेक्शन की जहां बात है, वुमेन के एम्पावरमेंट की जहां बात है, वो पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने और इसी कुरान ने वुमेन को इतना एम्पावर किया है, औरतों को इतनी इज्जत और आबरू के साथ रखने की बात कही है ताकि वो बेपर्दगी में कोई और उसे ना देख सके। ये तो इज्जत और उसके आबरू और उसके एम्पावरमेंट की बात हो रही है। मानने दे रहा है सर इस बात को? पॉइंट तो यही है कि इस्लाम ने कहा होगा, लेकिन मुल्ला का इस्लाम कहां मानने दे रहा है? इस तरीके से बात नहीं होती है। अरे भाई साहब, फिर आपने मुल्ला का इस्लाम कह दिया, ये तरीका है बात करने का? अमीर जी एकदम सलीके से आपसे बात कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे उस चीज को। हम कुरान की बात कर रहे हैं, सुनिए। अब उसी कुरान के अंदर में हमारी बहनों को किस तरीके से पर्दे का हुक्म दिया है, सुनिए। दे दिया हुक्म। एक सेकंड, आप जिम्मेदार आदमी हैं, आपने उन औरतों को जो बाल काट रही हैं, जो पर्दे काट रही हैं, जो नकाब को जला रही हैं, आपने उसको इस्लाम से जोड़ने की बात की। आप इसे देखें कि वहां पर जिन बच्चियों ने जलाया है या जिन बच्चों ने काटा है, तो क्या आप देखिए, आप बागी को मानने वाले लोग हैं जो बगावत कर रहे हैं, आप उसको एग्जाम्पल बना रहे हैं। ये एग्जाम्पल आप नहीं बना सकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, वहां का कानून है, उसे अपने कानून पर अमल करने दीजिए। हमारे मुल्क ने हमें इस बात का इख्तियार दिया है। आप ज्यादती कर रहे हैं, बागी को मानने की बात नहीं है। यहाँ पर जिसको वुमेन एम्पावरमेंट माना जा रहा है, पॉइंट सुनिए जियाई साहब, मेरा पॉइंट सुनिए, मेरा हम्बल सबमिशन है। आप जिम्मेदार आदमी है, मैं जिम्मेदारी से आपसे बात कर रहा हूं। मैंने क्यों बोला मुल्ला का इस्लाम? मुल्ला का इस्लाम इसलिए क्योंकि जब कर्नाटक के अंदर हिजाब विवाद आया, एक स्कूल के ड्रेस कोड का विषय था, इसको जबरदस्ती धर्म और धर्म के साथ जोड़ा गया, जाति के साथ नहीं धर्म के साथ जोड़ा गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
एक इस्लामिक देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है क्योंकि औरतें दबा कुचला हुआ अपने आप को महसूस कर रही हैं और भारत के अंदर ये दौर हम लेके आना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं हम भारत के अंदर? आप देखें अमीश जी, आप जिस दबे कुचले की बात कर रहे हैं, अगर आप उसे एग्जाम्पल देंगे तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा, बल्कि कानून इस्लामी को एग्जाम्पल दीजिए ना कि पूरी दुनिया के इस्लामी कानून क्या हैं। आप उसे एग्जाम्पल देने के बजाय उन बच्चियों को एग्जाम्पल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको भी बराबर का हक देते हैं, मुझे भी बराबर का हक देते हैं, वो किसी को काफिर नहीं कहते। हमारी बच्चियों को इस्लाम ने एम्पावरमेंट किया है, हमें पैगंबर ने बच्चियों को एम्पावरमेंट करके उसको ऊंचा मकाम दिया है। सुबुई खान वांट्स टू रिवर्ट, देन साजिद। ओके, होल्ड ऑन। सुबुई खान। जियाई साहब, आपकी इस बात से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं फेमिनिस्ट मानती हूं, महिला अधिकारों की बात करते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं महिलाओं के साथ? ईरान का ही मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं हिजाब में लपेट के बुरके में रख दो औरत को, इसी ईरान में अयतुल्लाह खुमैनी ने औरतों की शादी की उम्र घटा के 13 साल कर दी थी। क्या 13 साल की बच्ची के साथ निकाह करना, शरिया के नाम पर उसका शारीरिक शोषण करना इस्लाम कहता है? कम से कम ये तो हम अपने अंदर झांक कर देख लें कि हम कर क्या रहे हैं। इतना दोहरा चरित्र, एक मजहब के नाम पर इतना डबल स्टैंडर्ड कि मतलब जो आपके काबू में आ जाए उसको तो 13 साल की बच्ची का आप सेक्सुअल वायलेशन कर दो, शारीरिक शोषण कर दो, और जो आपके बस में ना हो, जो आपके काबू में ना हो, उसको काले कपड़े में बैठा दो। ये डबल स्टैंडर्ड्स और ये अपने मन की कुंठा ये लोग इस्लाम के नाम पर क्यों निकालते हैं? जियाई साहब वांट टू रिप्लाई। कहां तक मुसलमान महिलाएं बर्दाश्त करेंगी? मुफ्ती मंजूर जियाई। सुबोही जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए, पूरी दुनिया में 12 साल, 13 साल, 15 साल, 17 साल ये उम्रें जो मुतय्यन हैं, ये अलग अलग जावियों के हिसाब से, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से मुतय्यन है। ये किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करना नहीं है। जहां की बच्चियां इस लायक हो जाती हैं 15 साल की उम्र में, किसी मुल्क में आप जाकर देख लें 13 साल की उम्र में, किसी में 15 साल की उम्र में बच्चियां बड़ी हो जाती हैं। अगर वो शादी के लायक हैं और करना चाहती हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? वहां तो जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसा तरीका आपको तेरह में ही करना पड़ेगा। तो जिस मुल्क में इस बात के क्लाइमेट कंट्रोल में इजाजत है तो वहां पर ठीक है ना। लीगल एज फिक्स होती है। लीगल एज देखिए, हर एक मुल्क को, जिस समय कानून ये हर मुल्क का अपना अपना हिस्सा है। अब लीगल एज नहीं, पर बायोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो एक सेकंड लेट्स टॉक साइंटिफिक, लेट्स नॉट टॉक साइंटिफिक, लेट्स नॉट टॉक इरैशनल, लेट्स टॉक साइंटिफिक। जियाई साहब, आप मतलब इस 21वीं सदी में रह रहे हैं। बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है किसी की, लड़के की भी और लड़की की भी। अगर उस बायोलॉजिकल ग्रोथ से पहले विवाह हो जाता है तो दिक्कतें हो जाती हैं। और अगर कहीं ईश्वर ना करे प्रेगनेंसी हो जाए तो बच्चे की जान जा सकती है। ये तय करना नहीं, बिल्कुल तय, लेकिन हमें तो बायोलॉजिकल काम है, पता है ना, का काम है, वहाँ के कल्चर को देखने का काम, वहाँ के क्लाइमेट को देखने वाले। पॉइंट ये है कि हम किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके रूल बनाने वाले अपने अपने मुल्क के लोग होते हैं। पर आप कम से कम क्लाइमेट के एतबार से, वहाँ के लोगों के साख्त के एतबार से, रिजवान भी कहना चाह रहे हैं। तारिक फतेह 30 सेकंड, तारिक फतेह 30 सेकंड, देन रिजवान अहमद विल कम इन। ये चाइल्ड मैरिज की डिफेंस, ये आप सोचिए, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का मिसयूज कि चाइल्ड मैरिज को डिफेंड किया जा रहा है टीवी पे, कि गल्फ स्टेट से अरब आके हैदराबाद, ये बकवास बकना शुरू कर दिया इन्होंने। बकवास बकना शुरू कर दिया इन्होंने। अमीश जी देखिए, बकवास बकना शुरू कर दिया इन्होंने। उस मुल्क के क्लाइमेट के एतबार से बात की जा रही है, हिंदुस्तान की बात नहीं है। हिंदुस्तान में एक लीगल तौर पर एक हिस्सा बना दिया गया है, एक उम्र तय कर दी गई है। जिस मुल्क में जो लीगल तय कर दिया जाए वो आप तय करेंगे। जियाई साहब, आपकी बीच में वो नहीं बोले, उनका 40 सेकंड का वक्त दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मेरा निवेदन है। किस इस्लामी मुल्क में जमहूरियत है? बताइए, किस इस्लामी मुल्क में जमहूरियत है? बताइए जियाई साहब, किस इस्लामिक मुल्क में जमहूरियत है? डेमोक्रेसी किस इस्लामिक मुल्क में? ये आपको मैं बताऊं कि मुल्क के, हमारे मुल्क के अंदर में, हमारे मुल्क में नहीं, किस इस्लामिक मुल्क के अंदर जमहूरियत है? हमारे मुल्क में। अरे सुनिए तो, हमारा मुल्क इस्लामिक हमारे मुल्क में कानून है और उस कानून के एतबार से हम चलते हैं। जियाई साहब, या तो आप समझ नहीं रहे या अवॉइड कर रहे हैं। किस इस्लामिक मुल्क में जमहूरियत है? तारिक फतेह ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। हर एक फिर उम्र पे आते हैं। तरीके से अपने कानून साजी करता है। क्या हर एक मुल्क को नहीं कानून साजी करने का वो अपने तरीके से? अब ईरान के अंदर खोमेनी जो तय करेगा वही होगा। अगर वो बोलेगा 10 साल की बच्ची से शादी होगी तो 10 साल की होगी। कानून हम बना करके देंगे क्या? नहीं, हम बिल्कुल नहीं बना के देंगे। हम कौन होते हैं कानून बनाने वाले? लेकिन मुझे बताइए,
बताइए ना, किस इस्लामिक मुल्क के अंदर जमहूरियत है, किस इस्लामिक मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, बताइए। में अपने कानून के एतबार से रिजवान चलते हैं, हम अपने मुल्क के कानून के एतबार से चलते हैं। रिजवान अहमद, आप पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। दुष्यंत दवे जो याचिकाकर्ता के हिजाब के पक्ष में वकील हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में अब तक 10,000 से ज्यादा आत्मघाती हमले हुए हैं। इराक और सीरिया में आए दिन आत्मघाती हमले होते हैं, भारत में केवल एक ही ऐसा हमला हुआ है। सुनिए रिजवान अहमद, साफ है अल्पसंख्यकों को भारत पे पूरा भरोसा है। कोर्ट में यह दलील दी जाती है हिजाब के समर्थन में, इसके मायने क्या है? अमित जी, आज एक बात बड़ी अच्छी हुई कि जो वो अपने आप को मौलाना रशीदी जो हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई इस्लाम अलग है, मुसलमान अलग है। तो मेरे हिसाब से रिजवान अहमद ने या तारिक फतेह ने या सूबी ने आज तक इस्लाम पर तो कोई बात ही नहीं करी है। तो भाई फिर क्यों गालियां देते हो, क्यों तकलीफ होती है, क्यों दर्द होता है? वहां पर फिर दोहरा मापदंड है अमीश भाई। मेरे मुसलमान मेरे सवाल का भी जवाब पर बात करो, मैंने बोला है, ये तुरंत ये जी मैंने जो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल पूछा, तुरंत बोलने लगते हैं कि तुम इस्लाम पर अटैक कर रहे हो। पहली बात। दूसरी बात, ये जो सेकुलर हिंदू हैं ना, और ये सेकुलर पार्टी के लोग, ये इन मौलानाओं से भी ज्यादा खतरनाक हैं जिस आदमी की आप आर्गुमेंट बता रहे हो सुप्रीम कोर्ट में। और तीसरी बात, फलक ने आप जवाब नहीं दिया कि नबी की बात नहीं है, हम लोगों को रोहिंग्याओं के मैटर में इंटरफियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर फलक के पास जाऊंगा, तो जवाब दे दो। फिर फलक के पास जाऊंगा। ओके साजिद रशीदी। देखिए बात सुनिए, कुछ लोगों को ये लगता है कि जानबूझकर सामने वाले को कुरेदो, जातियात पे बात करो। हम यहाँ जातियात पर बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। एक मसला है कि भाई इस्लाम क्या कहता है, मुसलमान का अमल क्या है, मैंने उस पर बात कर रहा हूं भाई। हर जमाने में, अरे भाई हर जमाने में बोला है, उसी का जवाब दे रहा हूं। बोलता आपके बीच में, चुप रहो भाई साहब। भाई साहब मैं आपके बीच में अच्छा, नहीं बोलता, दूसरी बात, आप भारत का झंडा हरा अपने पीछे हर नहीं लगा जमाने सकते। में इस्लाम को बुरा भला कहने वाले लोग रहे हैं, नहीं लगा सकते। हर जमाने में, हर जमाने में इस्लाम को बुरा भला कहने वाले लोग रहे हैं, आज भी हैं। सामने बैठे हुए कह रहे हैं, बुरा थोड़े लगता है। रशीदी साहब, हमें बुरा नहीं लगता। ओके, ये आपका पॉइंट है। ओके, आपने भारत के मैप के पीछे हरा लगा रखा है। एक सेकंड फुल फ्रेम दिखाइए रशीदी साहब को। रशीदी साहब को फुल फ्रेम दिखाइए और मेरा ऑडियो अप रखिए। एक सेकंड रशीदी साहब, ये जो आपने पीछे भारत का जो मैप है उसको ग्रीन आपने कर रखा है, तो रिजवान अहमद कह रहे हैं कि आप उसको हरा नहीं दिखा सकते। इट इज नॉट गुड। हाँ तो ठीक है, अगर संविधान के खिलाफ है तो चले जाइए कोर्ट मेरे खिलाफ, उसमें क्या दिक्कत है? रिजवान अहमद एक मिनट अमीश भाई, अब देखिए जवाब नहीं है ना। अब जवाब नहीं है तो रावण जैसी हंसी हंसेंगे। दे रहा हूं अमीश भाई, जवाब नहीं है ना अमीश भाई। इन्हें छेड़ना है, इन्हें बात नहीं करनी है। दरअसल बात क्या है अमीश, इनको छेड़ना है और इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ बोलना है। जी बोलिए 10 सेकंड बोलिए। जवाब नहीं देता। अमीश भाई, मैं ऐसे आदमी को दरगुजर करता हूँ, नजरअंदाज करता हूँ, मैं अहम नहीं समझता। अच्छा ठीक है रिजवान अहमद, आपको 10 सेकंड दिए। देन साहिदा फलक काफी देर से इंतजार कर रही है शांति से। जी, मेरा जवाब यह है कि जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हो, जब उसी संविधान में चुनी हुई सरकार मदरसों का सर्वे कराने के लिए बोलती है, तो तुम बोलते हो उसके जूते चप्पल मारो। तो तुम तय कर लो कि संविधान और सरकार को मानोगे या नहीं मानोगे। रशीदी साहब, अमीश नहीं बोला। अमीश 10 सेकंड दीजिए। अमीश 10 सेकंड दीजिए। जी 10 सेकंड दिए। बात सुनिए, उस मेरे बयान पर पकड़ करने वाले आप कौन होते हैं भाई? मेरे देश का कानून है, संविधान है, सरकारें हैं यहाँ। आप कौन हैं टीवी पर उस पर डिबेट करने वाले कि मैंने क्या बोल दिया है? ये लीजिए देखिए रावण की हंसी जवाब नहीं है, रावण की हंसी सुनिए। मुझे तो अफसोस होता है कि जिसके पास जवाब नहीं होता और रावण की हंसी हंसता है। नहीं है, जवाब नहीं तो रावण की हंसी। इनके पास ही जवाब नहीं है। मंजूर जी साहब, तो मैंने एक चैनल पे इनका कुछ और ही देखा। अमीश भाई आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि भारत हरा ना हो अगली बार।
अगली बार भारत हरा ना हो। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी भावना है और ये जायज भी है। भारत का रंग तो भारत, आपको अगर मैप ही रखना है तो सफेद रख दीजिए, हरा क्यों? भारत को हरे में क्यों पेंट करना चाहते हैं आप? भाई साहब बेवकूफ हैं आप। आपको तो हर अच्छी चीज में बुराई दिखनी है, आपको अकल ही नहीं, क्या करें? अफसोस है आपकी अकल पे, क्या कर सकते हैं? पता नहीं कौन अक्लमंद है और कौन बेवकूफ है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं है। मैं साहिदा फलक आपके पास आता हूं। साहिदा फलक, क्या आपको लगता है कि हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई, दैट वाज क्रिएटेड, और वो क्रिएट इसलिए हुई, और आप तो खुद एक महिला हैं और सुबुई खान भी महिला हैं, आप ज्यादा दोनों इस विषय पर बोल सकती हैं, क्या महिलाओं को दबाना, उनको हिजाब डलवाना क्या जायज है, या घूंघट डलवाना क्या जायज है? पॉइंट ये है, और उसका समर्थन करना और कहना कि धर्मनिरपेक्षता है। ईरान में देखिए क्या हो रहा है। अमिश जी, मैं 3 बातें रखना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ आप या कोई भी इंटरप्ट मत करिए प्लीज। 3 बातें मैं रखना चाहूंगी। पहली बात तो अभी आप लोग जो इस्लाम में लड़कियों की शादी को लेकर बोल रहे थे, इस्लाम में माँ बाप लड़की के खिलाफ जाकर उसका निकाह नहीं कर सकते। उसको, लड़की को पूरा हक है कि वो अपनी मर्जी से निकाह करे। तो इस्लाम में औरतों के लिए बहुत सारे राइट्स हैं। तो हिजाब क्यों डलवा रहे हो जबरदस्ती उन लड़कियों को? बोल रहे थे कि हमारे, तो हिजाब में इस्लाम की बात ही नहीं हो रही, मैं तो हिजाब की बात कर रहा हूं। इस्लाम कैसे आ जाता है बीच के अंदर? हिजाब क्यों जबरदस्ती लड़कियों को डलवाया जा रहा है? ईरान के अंदर उतारा जा रहा है, हिंदुस्तान में डलवाया जा रहा है। हिंदुस्तान को कहां लेके जाना चाहते हैं? हाँ, मैं बोलूंगी, आप सुन तो लीजिए मेरी बात, मैं बोलूंगी। थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे हमारे देश में जो हिजाब का मुद्दा है वो बात धर्म की नहीं है, वो बात वुमेन एम्पावरमेंट की है। आपने यही बोला था ना। आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? जब महिला आजाद होती है, उसे आजादी होती है हर चीज की कि वो अपनी मर्जी जो चाहे करे। और यहाँ पे जो लड़कियां चाहती है कि वो अपनी मर्जी से हिजाब पहने, आप उन पर जोर जबरदस्ती करके बोलते हैं कि हिजाब मत पहनो, तो वुमेन एम्पावरमेंट कैसा हुआ? ओके, रिजवान अहमद 30 सेकंड। रिजवान अहमद वांट टू मेक अ पॉइंट। रिजवान अहमद, नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई अमिश जी। अमिश जी, एक मिनट दिया मैंने आपको अपनी बात करने का। रिजवान, फलक बस इतना बता दो कि रोहिंग्याओं के मैटर में इंटरफियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जवाब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फलक जवाब। शांत रिजवान को मैं काबिल, रिजवान अहमद को मैं काबिल नहीं समझती कि मैं उनके साथ डिबेट कर रही हूँ, उनकी बात का कोई जवाब दूं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग सब ईरानियों को छोड़ो, पहले अपने देशवासियों की फिक्र करो। आप उन बच्चियों की फिक्र करो जिनकी पढ़ाई छुड़ाई जा रही है, जिनको पढ़ाई करने से रोका जा रहा है। आप ईरानियों को छोड़ो ना, उनके पास तो फाइन लगाया जाता है, हिजाब ना करने पर अरेस्ट किया जाता है। हमारे पास तो हमारा संविधान है, हमारे संविधान तो हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। करना चाहिए, बस इतना बता दो। बस इतना बता दो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? रही हूं, पहले अपने देशवासियों की फिक्र कर लो, पहले हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र कर लो, यानी रोहिंग्याओं की ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही है, फिलहाल आर पार को यही समाप्त करता हूं। लेकिन मुझे आज उम्मीद थी कि कार्यक्रम के अंदर महिलाएं एक तरफ होंगी, लेकिन शायद इसमें भी धर्म ज्यादा हावी हो जाता है, या फिर धर्म की पैरोक्रियल सोच ज्यादा हावी हो जाती है। लेकिन आज का निष्कर्ष मैं बाबा साहब अंबेडकर की किताब पाकिस्तान या भारत के विभाजन से जरूर देना चाहूंगा, और उनको मैं कोट करता हूं क्योंकि इसको कोट करना बेहद आवश्यक है। मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं किया है। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी इस गलती को मानते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन भी करते हैं। सती में हमने ऐसा देखा है, हमने आंदोलन होता हुआ देखा है राजा राम मोहन रॉय का। लेकिन मुसलमान तो यह मानते हैं नहीं कि उनके समाज में कोई बुराई है। दरअसल मुसलमान समाज जो है वो सुधार का प्रबल विरोधी है, ऐसा भीमराव अंबेडकर कहते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ऐसा ही है? इस पर जरूर गहन चिंतन और मंथन करना पड़ेगा। नमस्कार।